गुड इवनिंग एवरीबॉडी। निपरितर जोगो छोम्पो को मेरा सलाम, रेवोल्यूशनरी सलाम। मुझे आज आप लोगों के साथ होना था और मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि मैं आज आप लोगों के साथ बात करूं, आप लोगों के बीच आकर बात करूं आपसे। लेकिन कुछ दिनों पहले मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और जब मैं अस्पताल गई तो ये पता चला कि मुझे एक सर्जरी करानी पड़ेगी जो कल सुबह है, जिसके लिए आज रात मुझे एडमिट किया जाएगा। और सर्जरी के फ़ौरन बाद तो मैं ट्रैवल नहीं कर सकती थी। तो मैं आप लोगों के साथ इस माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप लोगों के साथ आज जुड़ रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से बात करके। कोशिश करूँगी कि जिस दिन ये हो उस दिन मैं अस्पताल के बेड से आप लोगों से जूम के द्वारा बात करूँ। अगर नहीं हो पाए तो इसे मेरा मैसेज समझिएगा। वर्चुअली ही सही आज आपसे बात हो रही है। एक हिंदुस्तान के एक पत्रकार होने के नाते, हिंदुस्तान के एक नागरिक होने के नाते, एक औरत, एक मुसलमान औरत होने के नाते, आज जहां हम खड़े हैं मुल्क में, जिस तरह के माहौल चल रहा है, मैं अभी कुछ दिनों पहले मैं एक रिपोर्ट के लिए कई हफ्तों तक ज़मीन पर थी। ये जो लव जिहाद रैलीज चल रही हैं उनको कवर करने के लिए मैं कई जगह पर रिपोर्टिंग कर रही थी मैं। और आखिरी जो रैली थी वो मेरे घर के पास में ही थी, जहाँ मैं रहती हूँ नवी मुंबई में, उसके पास में ही थी। रैली के 5-6 दिन पहले से कुछ लोगों ने बिलबोर्ड लगाने शुरू कर दिए। ऑटो रिक्शा वाले लाउड स्पीकर पे बताने लगे कि आज हिंदू आक्रोश दिखाने के लिए आप सबको संडे को एक जगह आना है। और ये जो है मेरे घर के बिल्कुल बगल में था, ये एक पोस्टर था, उसमें एक एंग्री हनुमान का पोस्टर लगा हुआ था और साथ में श्री राम का पोस्टर लगा हुआ था। और लोगों से कहा गया था कि कम आउट टू एक्सप्रेस हिंदू आक्रोश, हिंदू एंगर, आउटरेज। कुछ दिनों पहले, जब उसकी रैली के एक दिन पहले, बिकॉज हमारे घर के बिल्कुल बगल से निकलने वाली थी, हमारे घर में किसी ने सजेशन दिया कि क्या हम उस दिन क्या हमें कहीं और जाके रहना चाहिए एक दिन के लिए, जस्ट टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट या कुछ, अगर कुछ हो जाए तो। कभी सोचा नहीं था कि जिस वक्त में हम रह रहे हैं 2023 में, हम ये बातचीत कर रहे होंगे कि मेरे माँ बाप या मेरी फैमिली हमसे ये कहे कि शायद एक दिन के लिए हमें घर से बाहर जाना होगा। आखिरी बार जब मैंने यह बात सुनी थी और आखिरी बार जब मुझे अपने घर से निकलना पड़ा था वो 6 दिसंबर 1992 में, जब मैं सहार विलेज नाम के एक जगह है बम्बई में, इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास, जहाँ पर मेरे फादर प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट का हिस्सा रहे हैं। बहुत जाने माने उर्दू के पत्रकार रहे हैं, उर्दू के लेखक रहे हैं, प्रोग्रेसिव राइटर्स में उनका नाम गिना जाता है। तो हमारा एक जो है एक छोटा सा घर हुआ करता था एयरपोर्ट कॉलोनी के पास। हम 1 रूम किचन था जिसमें एक कमरा जो है वो मलयाली बैचलर्स जो थे केरला के वो ऑक्यूपाई करते थे, और एक कमरे में मेरे पेरेंट्स और हम 4 भाई बहन जो है रहते थे। लेकिन बहुत ही बेहतरीन अपब्रिंगिंग इसलिए थी क्योंकि उस वक्त हमारे घर पे फैज़ से लेकर, फराज से लेकर, जफ़र गौरवपुरी, अली सरदार जाफरी, गोपीचंद नारंग, जगन्नाथ आज़ाद, जो अच्छे राइटर्स अपने वक्त के जो माने जाते थे, जो लिबरल आइडियाज़ के बारे में बात करते थे, वो हमारे घर पर आते थे। तो भले हमारी रहाइश थोड़ी सी, हम लोअर मिडिल क्लास थे, लेकिन जो हमारी अपब्रिंगिंग थी वो बहुत रिच थी। और डैडी को, मेरे जो अब्बा हैं अयूब वाकिफ़, उनको सब मास्टर जी कहते थे, बिकॉज डैडी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते थे, उर्दू और अंग्रेज़ी पढ़ाते थे डैडी। तो लोकल जो बच्चे होते थे, कभी किसी को एडमिशन कराना है, हम इकलौती मुस्लिम फैमिली थी उस एरिया में। तो जब भी कुछ होता था, टीचर्स डे पे, गुरु पूर्णिमा के दिन डैडी को आके धागा पहनाते थे हाथ में, और दिवाली के दिन हमारे घर में जो हमारे डब्बे होते थे उनको खाली कर दिया जाता था, ताकि जो करंजी और जो मिठाइयाँ जो लोकल बनाई जाती है महाराष्ट्र की, वो घर में डब्बों में रखी जाएंगी। तो पूरा डब्बे खाली कर दिए जाते थे। और ईद के दिन हमारा घर जो है सुबह 6 बजे से लेकर रात तक भरा रहता था मेहमानों से। एंड मोस्ट ऑफ देम वेर नॉट मुस्लिम्स, मोस्ट ऑफ देम वेर नॉन मुस्लिम्स होते थे। अचानक 6 दिसंबर, और ये
और हमारे घर के एकदम बगल में एक अयप्पा का मंदिर होता था, और उसके बगल में एक CPIM का ऑफिस था, और अक्रॉस द रोड देयर वाज एन RSS शाखा। बट जो लोग थे काफ़ी कोएग्जिस्ट करते थे, और अयप्पा की जो एनुअल पूजा होती थी, जहाँ का प्रसाद बेहतरीन होता है, जो आज भी मैं जब केरला जाती हूँ तो बस प्रसाद को ढूंढती हूँ, तो मंदिर का जो पानी है वो हमारे घर से वो पाइप लगा के दिया जाता था। हमारे लिए अयप्पा बहुत बड़ी चीज़ होती थी। ये सब चीज़ें रिलीजियस नहीं होती हमारे लिए, ये सब चीज़ें कल्चरल थी हमारे लिए। ये सब चीज़ें वो एक हिंदुस्तान का जो आपको एक, हम जो बोलते थे ना कि डाइवर्सिटी है हिंदुस्तान की, जो प्लूरलिज्म की बात करते थे, ये वो हिंदुस्तान की बात है। जब मैं ये मेरी उम्र रही होगी 8 या 9 साल की, 1992 में, तो ये माहौल में हम बड़े हुए हैं। और मुझे बचपन में पोलियो था। मैं जब 5 साल की थी, मेरे लेफ्ट हैंड और राइट लेग नहीं चलता था, लेकिन जो नेबर्स थे हमारे, उन्होंने मुझे रेस किया। उन्होंने वो मलयाली बैचलर्स के साथ, तो मैं मलयालम सीखना शुरू कर दिया। मलयाली खानों की मुझे शौक हो गया। रहाइश हमारी, हम आजमगढ़ के लोग थे, लेकिन हमारी बम्बई में हम पले बड़े थे। 6 दिसंबर 1992 के दिन किसी ने हमारे दरवाजे पे एक पोस्टर लाके चिपका दिया, चलो अयोध्या 6 दिसंबर। और मुझे याद है कि अब्बा उस दिन बहुत टेंस थे, तो उन्होंने अम्मी को आके कहा कि शायद अगले कुछ दिनों तक घर से बच्चों को, मैं सामान ले आता हूँ, और घर से बच्चों को मत निकालना बाहर। और मम्मी की एक दोस्त थी, बेहतरीन दोस्त थी मम्मी की, मतलब आज भी शायद अगर मिले दोनों तो दोनों बहनों की तरह होंगी। तो कभी हमने हिंदू मुसलमान की बात नहीं की, लेकिन उस दिन उन्होंने 6 दिसंबर की, ये मैं लिख चुकी हूँ अपनी किताब में, कि उस दिन आके उन्होंने मम्मी से कहा कि दीदी आज अयोध्या से बड़ी भीनी भीनी खुशबू आ रही है। दिस इज द डे बाबरी मस्जिद वॉज डिमोलिश्ड। और उस दिन तक शायद मैं या मेरे घर वाले मुसलमान अपने आप को इतना, वी वर मुस्लिम्स, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स एज अ फैमिली, बट वो हमने कभी इजहार नहीं किया उस चीज़ का कि हम मुसलमान हैं। हमारे लिए वी वर जस्ट अ पार्ट ऑफ, जितने सोसाइटी में बाकी लोग थे हम उनकी तरह थे। उस दिन सुबह पहली बार एक एहसास हुआ कि मेरा जो नाम है और मेरे फादर का जो नाम मेरे साथ लगा हुआ है, और जो मेरा सरनेम मेरे साथ लगा हुआ है, उसको मुल्क एक अलग नज़रिए से देखता है। वो शायद मैं अभी भी अपना ही नहीं गई हूँ उस मुल्क में। बिकॉज अगले दिन सुबह एक हमारे नेबर थे बग्गा जी, वो भागते भागते आए, कह रहे हैं कि जो लोकल कुछ लोग हैं, उसमें कुछ शाखा के लोग शामिल थे और कुछ दंगाई हैं आसपास के, वो आपके घर पे आने वाले हैं। और आप, एक और मुस्लिम फैमिली थी कहीं दूर, और हमारे घर के पास ही एक सहार टिम्बर मार्ट हुआ करता था, उसको जलाया गया था। और एक और जो हमारे जानने वाले थे, ही वाज अ मुस्लिम मैन, फ्लोइंग बियर्ड, उनको मार दिया गया था। तो उन्होंने कहा कि आप लोगों का पता नहीं, लेकिन बेटियों को आप बाहर निकाल दिए, क्योंकि बेटियां, आप जब सिचुएशंस होती हैं, हमने गुजरात में भी देखा और बाकी जगहों पर देखा, 1984 में देखा है, कि कहते हैं ना कि जब ये दंगाइयों को, जो नेशनलिस्ट होते हैं, इनको लगता है कि घर की औरत की अगर आप इज्जत और आबरू, जो कहते हैं कि उसको अगर आप छीन ले तो आप पूरे घर की आबरू को छीन लेते हैं, वेरी पेट्रियार्कल। तो उन्होंने कहा बेटियों को ले जाइए। तो माई सिस्टर, मेरी जो बहन थी इफ़त, वो 14 साल की थी और मैं 8-9 साल की उस वक्त थी। तो जब अब्बा ने कहा कि आप लोगों को, बेटा आप लोग कुछ दिनों के लिए आपको बाहर जाना है, तो मैं बाजी से पूछ रही हूँ हम छुट्टी पे जा रहे हैं? बोलते नहीं, हमको ना, हम लोग बाहर, देखो तुम, आग लग रही है हर जगह, हमको जाना पड़ेगा। तो मेरे लिए बड़ा एक्साइटिंग था कि ठीक है, एक नए घर में जा रहे हैं हम लोग। इस एक कमरे का एग्जिस्टेंस था, इसमें 6 लोग रहते थे, शायद जहाँ जाएंगे वहाँ एक और अलग कमरा होगा हम लोगों को सोने के लिए वगैरह। बड़े एक्साइटमेंट में हम चले गए। लेकिन जिनके घर में हम रहने गए थे उनका नाम था मेवा सिंह, और वो एक सिख सोसाइटी थी। आई थिंक उसको लोहड़ी का टाइम था या कोई फेस्टिवल था, मुझे याद है ज़्यादा। तो शुरुआत के दिन तो बड़े अच्छे लगे, फिर उसके बाद जब लोग आने लगे उनके घर पे, तो लोग पूछते थे यार ये लड़कियां कौन है? तो वो मेवा सिंह जी बोलते थे बड़े प्यार से कि नहीं, ये जो रेफ्यूजी हैं हमारे घर पे, रेफ्यूज लेने के लिए। एंड बातों बातों में जब भी कोई आता था, यार ये मुस्लिम लड़कियाँ हैं, ये मुस्लिम लड़कियाँ हैं। तो 1992 में जो मुस्लिमनेस जो हमारे ऊपर थोपी गई, द अदरिंग जो कहते हैं कि आप मुसलमान हैं, वो जो पहली बार जिस शिद्दत से मुझे बताया गया, और उसके बाद
उस वक्त मराठी के अखबार होते थे, नवाकाळ और सामना, जो शिवसेना पार्टी उस वक्त थी, एंड जो स्पीचेस होते थे उस वक्त बाल ठाकरे के, वो छापे जाते थे और आपको घबराहट होती थी कि क्या कोई और ऐसी स्पीच देगा, क्योंकि घर में अंकल लोग, उनके घर में जो लोग आते थे कहते थे यार आजकल सुना वो स्पीच दिया है, और आपको पता था कि दंगा हो रहा है, शहर बम्बई में दंगा हो रहा है। आर्मी जब मार्च करती थी तो हम लोग बैल्कनी में जाके देखते थे कि आर्मी वाले हैं। तो बचपन जो है पूरा, जब 9 साल की उम्र से आपको बहुत जल्दी बता दिया गया कि ये आपकी रिलीजियस आइडेंटिटी है और इसकी वजह से आपको टारगेट किया जा रहा है। और बम्बई में उस वक्त जो दंगे हुए, जो मोर देन 1000 पीपल डाइड, तो जस्टिस श्री कृष्णा कमीशन की एक रिपोर्ट हुई, जिन्होंने मेरी किताब गुजरात फाइल्स का जिन्होंने फॉरवर्ड लिखा है, और मैं उनके पास इसलिए गई बिकॉज मुझे पता था उसके बाद जितने दंगे हुए उन सबका पैटर्न एक ही था। तो जस्टिस श्री कृष्णा ने पुलिस वालों के ऊपर एक बात कही। उन्होंने कहा उस वक्त जो पुलिस वाले थे उनके अंदर भी एक कम्युनल भावना हो गई थी, जिन्होंने दंगाइयों का साथ दिया और उनके सामने जब लोग मारे जा रहे थे उनको बचाने की कोशिश नहीं की। तो जब मैं लव जिहाद की रैली पिछले हफ्ते कवर करने गई तो पूरे जो लोग थे, ये उन्होंने ऑरेंज कलर का सैफरन, ऑरेंज कलर की टोपी, वो एंग्री हनुमान के अपने फ्लैग थे, उनसे जब मैं बात करने लगी और मराठी में बात करी थी ज़्यादातर लोगों से, तो लोगों ने पूछा नाम क्या है, तो मैंने राना रमा कुछ बता दिया, जो मतलब मैंने कहा फर्स्ट नेम पूछेंगे, और चेहरे पे मास्क लगाया हुआ था मैंने। वही ज़बान जो 92 में इस्तेमाल की गई थी, कटुआ, लांडिया, कटुआ तो नहीं, एक कटुआ तो बाद में निकले, जो मराठी में एक वर्ड है लांडिया जिसको कहते हैं, जो बहुत इस्तेमाल किया था 92 में, इट्स बेसिकली एन इलेजिटिमेट चाइल्ड। तो वो उस दिन सुना मैंने, और वहीं पुलिस वाले जो थे, टॉप पुलिस ऑफिसर्स थे यही नवी मुंबई में, वो वहीं खड़े थे और लाउड स्पीकर पे कुछ लोग जोर जोर से कह रहे थे कि पाकिस्तान का यहाँ क्या स्थान, और लगभग 5-6 हज़ार लोग थे। और उस दिन फिर मुझे एहसास हुआ एक हफ्ते पहले कि जो 92 में हुआ और जो अब हुआ उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, और हमारे हालात कुछ बदले नहीं हैं, क्योंकि हमारे अंदर का जो नफ़रत है ना, हमारे अंदर की जो नफ़रत है, उसको आज उस वक्त भी इस्तेमाल किया गया था और आज भी इस्तेमाल किया जा रहा है और उसके आगे भी इस्तेमाल किया जाएगा। ये जो नफ़रत की जो रैलियां हैं लव जिहाद के नाम पे, और मैंने आज जो मेरा पीस आया है, आर्टिकल आया है, मैंने एक लंबा रिपोर्ट लिखा है सबस्टैक में, जो मेरी रैलीज जो मैंने कवर किया है, इतना जो एक कहते हैं ना ट्रिगर, जब आप कुछ सुने जो आपको ट्रिगरिंग होता है, वो पिछले 1 महीने में जो रैलीज कवर कर रही हूँ मैं, मुझे अपने ऊपर फिर, भले ही मैं कितने भी मॉडर्न हो जाऊं, भले ही मुझे कितने भी अवार्ड मिल जाए, मैं दुनिया घूम लूं, लेकिन अपने मुल्क में आके और अपने लोगों के बीच में जब आपके अपने लोग आपसे बार बार दोहराते हैं कि आप यहाँ की नहीं हैं, आपका यहाँ पे कोई काम नहीं है, ये ज़मीन तो आपकी है ही नहीं, आप बाहर के लोग हैं, जब ये आप सुनते हैं ना आज भी, तो उस कड़वाहट का और मैं शायद उस फीलिंग का शायद कोई सही माना इस वक्त, शायद सही अल्फाज मेरे पास नहीं आ रहे हैं, लेकिन उसका कोई वो आप नहीं समझ पाएंगे। आप भले ही रिलीजियस हो ना हो, लेकिन उस रिलीजन के नाम पे अगर आपसे ये कहा जाए कि आप यहाँ का हिस्सा नहीं हैं, तो आप भले ही उस फील्ड पे एक रिपोर्टर के तौर पे गए हों, आप लौटते एक मुसलमान की हैसियत से हैं, क्योंकि आपको घूट घूट के बताया जाता है कि देखो हम इसकी वजह से तुमसे ये गालियां दे रहे हैं। और जब लोग ऐसी प्रोवोकेटिव स्पीचेस दे रहे हैं कि शिवाजी ने क्या किया था मुसलमानों के साथ, तो आपको क्या करना है अपनी तलवार उठा के, ये 1 हफ्ते पहले मैंने ये स्पीचेस सुनी हैं। तो मैं कुछ बच्चों से बात करी थी उस रैली में, लड़के थे बगल के रुइया कॉलेज के, वहीं पे जब हम कॉलेज डेज में हम भी वहाँ पर रुइया कॉलेज के आसपास जाते थे, वहीं पर हम दादर के आसपास हमारे हम पले बड़े हैं। तो वो बच्चे अलग हैं, ये जो बच्चे जिनसे मैं मिली हूँ, या प्रॉब्ली ये हमेशा से वैसे ही थे या हम सब वैसे ही थे। 20-21 साल के बच्चे अगर आपसे सनातन धर्म की बात करें और आपसे आपका सरनेम पूछें कि आप किस मजहब में शादी करेंगी एज अ वुमन, एक औरत के तौर पे तो वैसे भी आपको ताड़ा जाता है, पूरा सवाल पूछे जाते हैं, बिकॉज आप किसी की प्रॉपर्टी हैं, आपकी अपनी कोई एजेंसी तो वैसे भी नहीं है। लेकिन जो सवाल मुझसे पूछे गए वो 20 साल के बच्चे, और जो रैलीज में जो 4 साल 3 साल के बच्चे आए जा रहे थे, जिनके पेरेंट्स उनको भगवा चोला पहन के लेके आए थे, मुझे उन बच्चों के लिए बहुत तकलीफ हो रही थी कि क्या फ्यूचर दे रहे हैं हम इस मुल्क के बच्चों को। और
क्या फर्क पड़ जाएगा मेरी रिपोर्टिंग से या उन हर उस रिपोर्टर की रिपोर्टिंग से जो रोज अपनी जान जोखिम पे डाल के ये रिपोर्ट्स आपके सामने लेके आ रहा है। उस दिन जब मैं ये रैली कवर कर रही थी दादर में, तो मुझसे 3 बार पूछा गया कि आपका रिलीजन कैसे, सेकंड नेम बताइए। लोग गूगल पे सर्च करने जाते हैं, आजकल टेक्नोलॉजी आ गई, तो लोग किसी भी रिपोर्टर से बात करने से पहले गूगल पे चेक करते हैं कि एलिजियंस क्या है। तो ये बात मुझे समझ आ गई थी, इसलिए मैंने अपना कुछ उल्टा सीधा, मैंने कहा नई आई हूँ, सीख रही हूँ, चेहरे पे मास्क था। लेकिन जो घबराहट मुझे 1 हफ्ते पहले हुई है, ये वही घबराहट थी जो 1992 में थी। ये वही घबराहट थी जो 2002 के दंगों में, जब मैं एक रिलीफ वर्क के तौर पे एक 19 साल की लड़की, 18 साल की लड़की बिंदी लगा के जो रिलीफ कैंप्स में थी, वही माहौल मैंने 1 हफ्ते पहले महसूस किया है। इसे लिव्ड एक्सपीरियंस कहते हैं। और कई बार मुझे कई मेरे पत्रकार दोस्तों ने कहा कि राना अय्यूब जब इंटरनेशनल टेलीविजन पे जाती है तो कभी इंडियन बन के बात करें, मुसलमान बन के ना बात करें। ये जो प्रिविलेज है ये सिर्फ मुझे हासिल है, बहुत लोगों को नहीं मिलता है, मुस्लिम्स को, कि मैं अगर दिल्ली के एंटी मुस्लिम प्रोग्राम्स की बात करूं, या मैं अगर गुजरात की बात करूं, या मैं अगर बम्बई की बात करूं, मुझसे ये कहा जाता है कि आपका ज़्यादा इमोशन, आप पैशन से बात करते हैं, कि आप मुल्क की बात नहीं करती हैं, आप रिलीजन की बात करती हैं। और ये स्पेसिफिकली एक शो था मेरा, मैंने फरीद ज़करिया के शो पे आई कॉल्ड इट, दिल्ली में जो हुआ जब डोनाल्ड ट्रंप आए हुए थे, तो मैंने उसे एंटी मुस्लिम प्रोग्राम कहा। तो लोगों ने ट्विटर पे कहा कि आपने इसको प्रोग्राम क्यों कहा। काफ़ी लिबरल वेल मीनिंग लोग थे, उन्होंने कहा कि आपने उसको प्रोग्राम क्यों कहा, ये दंगा, ये राइट्स थे, बिटवीन 2 हिंदू मुस्लिम राइट्स थे। और मेरा जवाब सिर्फ इतना था, जिसकी वजह से काफ़ी लोग भड़क गए। मेरा जवाब ये था कि जब एक तरफ लोग हैं जो अपने घर में पत्थर के कंकर और कांच की बोतलें जमा कर रहे हैं, और एक तरफ दंगाई हैं जिनके साथ पुलिस है, जिनके साथ पॉलिटिकल पार्टी, जो रूलिंग पार्टी है, उनके लीडर्स हैं जो कह रहे हैं देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को। एक तरफ वो है जिनके साथ पूरी मशीनरी है। पावर बैलेंस इक्वल नहीं है, एक ऑप्रेस्ड है और एक ऑप्रेसर है। तो आपका बेसिकली ये कहना है कि जब ऑप्रेस्ड ऑप्रेसर पे अटैक करे तो ऑप्रेसर कुछ ना करे, ऑप्रेसर सेल्फ डिफेंड भी ना करे अपने आप को। इसीलिए वो चाहते हैं कि मैं उसको एक रायट बोलूं। और मैंने बहुत पहले अपनी जिंदगी में सीख लिया था रायट और पोग्राम और कार्नेज और जेनोसाइड का डिफरेंस। 1984 में हुआ, उसको आज भी जब लोग रायट कहते हैं ना, मुझे तकलीफ होती है उन सिख लोगों के लिए जिन्होंने अपनी जानें गंवाई हैं, जिनकी आइडेंटिटी गंवाई है, जिन्होंने अपने 1984 में। आप लोग वहां नहीं थे, तो आप किसी का लिव्ड एक्सपीरियंस को छीनिए मत उनसे। हम सबको हमारे धर्म, हम कुछ लोग शायद प्रैक्टिसिंग ना हो, उनको भी एहसास दिलाया जा रहा है कि भले तुम प्रैक्टिसिंग ना हो, तुम्हारा नाम काफी है। तो आज भी जब मुझे किसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, जब भी मुझे ट्विटर पे जो ट्रोलिंग होती है मेरी, क्या ये लोग मेरा जेंडर छोड़ते हैं, ये रिलीजन छोड़ते हैं? नहीं। जिहादी जैन, आइसिस सेक्स स्लेव, एवरी थर्ड डे आजकल इंडियन राइट विंग बीजेपी के जो बड़े कुछ दिग्गज ट्विटर हैंडल्स हैं जिनको प्राइम मिनिस्टर मोदी फॉलो करते हैं, हर तीसरे दिन पे इंस्टाग्राम पे मेरा इंस्टाग्राम पब्लिक अकाउंट है, वहां से मेरी कोई तस्वीर उठाएंगे और ट्विटर पे डालेंगे, देखो ये दुनिया के हिजाब, दुनिया के लिए मुसलमान लड़कियों को तो ये हिजाब में ऑप्रेस करना चाहती हैं, और खुद शॉर्ट्स पहन के घूम रही हैं। इनको शायद कंसेंट समझ में नहीं आता, फ्री विल, चॉइस समझ में नहीं आती। इनको तब भी नजर नहीं आता जब मैं ईरान की औरतों के लिए लड़ती हूँ और कहती हूँ कि उनका यह हक है, वो जो पहनना चाहे और ना पहनना चाहे। वही हक के लिए मैं हिंदुस्तान की लड़कियां जो पहनना चाहती हैं उनके लिए लड़ूंगी, और जो नहीं पहनना चाहती हैं उनके लिए भी लड़ूंगी। ये एक फेमिनिस्ट का ही नहीं है, इंसानियत का तकाजा है ये, कि आप उनके फंडामेंटल राइट को, उसके लिए आप लड़ें। तो ये कई लोग बार बार मेरी तस्वीर, मेरा पब्लिक अकाउंट है, ये भी नहीं कि आप प्राइवेट अकाउंट से कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इस तरह आप डिस्क्रेडिट करते हैं आवाज़ों को, आप मुझे बॉक्स करना चाहते हैं, आप मेरी क्रिटिसिज्म को बॉक्स करना चाहते हैं, आप मेरी जो रिपोर्टाज है उसको बॉक्स करना चाहते हैं। तो मैंने एक इंटरव्यू था पिछले साल, मैंने उस पर वो इंटरव्यू किया एक टी शर्ट पहन के, फिनोमिनली मुस्लिम, बिकॉज हैना अरेंट ने कहा था इफ आई एम अटैक्ड एज अ ज्यू आई डिफेंड एज अ ज्यू। मैंने कहा ठीक है, आप मुझे, इफ आई एम अटैक्ड एज अ मुस्लिम इन दिस कंट्री आई डिफेंड एज अ मुस्लिम, एंड इट्स नॉट बिकॉज आई वॉन्ट टू एक्सटेंड सम मेजोरिटेरियन आइडियाज अबाउट माई कंट्री, इट्स बिकॉज आई एम अवेयर कि मेरे साथ जो हो रहा है वो मेरे नाम को लेके हो रहा है, वो मेरे सरनेम को लेके हो रहा है।
दंगों में, दिल्ली के दंगों में जो स्टूडेंट एक्टिविस्ट थे जो मोहब्बत की बात कर रहे थे कि हम हम मोहब्बत से हम नफरत को मारेंगे, उन बच्चों को क्यों जेल किया जा रहा है? आज जिन रैलीज में मैं गई सोलापुर में और बंबई में, वहाँ टी राजा करके एक बीजेपी के लेजिस्लेटर हैं, उन्होंने मुसलमानों के इकोनॉमिक बॉयकॉट की बात की, उन्होंने उनका हाथ काटने की बात की, उन्होंने उनको बताया कि शिवाजी ने जैसे मुसलमान रूलर्स के साथ कि आपको भी तलवार उठाना है, जेनोसाइडल स्पीचेस दिए जा रहे हैं, लेकिन वो तो फ्री हैं। आप इसको मेजॉरिटी प्रिविलेज नहीं मानते, आप नहीं मानते, लेकिन मैं ये झेलती हूँ। आपके मानने या मानने से नहीं फर्क पड़ता। और मैं जो आपसे बात कर रही हूँ, अगर शायद 5 साल पहले मैं करती भी ना, बिकॉज हमको सिखाया जाता है कि एज जर्नलिस्ट आपको ऑब्जेक्टिव होना, आपको एक्टिविज्म नहीं करना है, आपको सिर्फ अपनी पत्रकारिता करनी है और उसके बाद छोड़ देनी है। और मैं भी वही करना चाहती थी, मैं बस अपनी पत्रकारिता करना चाहती थी। और वो इंसान जो इस वक्त जो यंग लड़के हैं जर्नलिस्ट जिनको मैं देखती हूँ, वो सिर्फ अपनी पत्रकारिता करना चाहते हैं, कोई एक्टिविज्म का शौक नहीं है। सब चाहते हैं कि उनकी घरेलू जिंदगी हो, सब चाहते हैं उनके घर में कुछ 2 पैसे आए, सब चाहते हैं कि वो शाम को अपने घर वालों के साथ बैठ के सुकून से चाय पिए, सुकून से टीवी देखे, सुकून से फिल्म देखने जाए। हम में से किसी को शौक नहीं है 5-5 केसेस जो हमारे ऊपर लगा रखे हैं, हमारे ऊपर जो चार्जशीट फाइल होती है और जो केसेस फाइल होता है, हमें से किसी को शौक नहीं उस चीज़ का। हम सब नॉर्मल जिंदगी जीना चाहते हैं। लेकिन जिस दौर में हम जी रहे हैं, वहाँ एक जर्नलिस्ट अब जर्नलिस्ट सिर्फ नहीं रह गया है, अब जर्नलिस्ट एक्टिव जर्नलिस्ट हो गया है। इसका अगर आप एक्टिविस्ट कहें तो ठीक, लेकिन ऐसा जर्नलिस्ट जो अपनी खबर रिपोर्ट भी करता है और दुनिया से कहता भी है कि ये हो रहा है। अब हमारी जिम्मेदारी सिर्फ रिपोर्ट करके ठीक है मैंने कर दिया और मैंने छोड़ दिया तक नहीं सीमित है। आपको दुनिया को बताना होगा कि जो गलत हो रहा है आपको उसके अगेंस्ट खड़ा होना है। मैं दिल्ली में अभी मैं गई दिल्ली, तो मैं कुछ यंग जर्नलिस्ट से मिली, क्योंकि मैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया का कल्चर जो चल रहा है, जो मेन स्ट्रीम हिंदुस्तान की जो मीडिया है, जब मैं उनको देखती हूँ तो मुझे लगता है कि क्या अपनी यंगर जनरेशन के लिए एक ऐसी दुनिया छोड़ के जा रहे हैं और एक ऐसा प्रोफेशन छोड़ के जा रहे हैं जो वो डिजर्व नहीं करते थे। हैव आई बीन अनफेयर ऑन दिस यंगर जनरेशन? सो आई मेट दीज यंग जर्नलिस्ट इन दिल्ली एंड आई सी, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं इन यंग पत्रकारों को पढ़ती हूँ। मैं कौशिक राज हुए या फातिमा खान हुई या इस्मत आरा हुई या अलीशान जाफरी हुए या विपुल हुए या मैं मीर फैसल, बहुत सारे पत्रकार हैं ऐसे, सृष्टि हैं। जब इनको देखती है ना, मुझे लगता है कि थोड़ा सा ज़मीर जिंदा है। और मैं इनको इसलिए मिलती हूँ ताकि मुझे लगे कि शायद एक उम्मीद बची है, क्योंकि मेरे घर के जो बच्चे हैं, मेरे जो भतीजे हैं, मेरे जो भांजे हैं, मेरे भाई के बच्चे हैं, वो दिन भर इस टीवी को देखते हैं। तो मैंने टीवी का कनेक्शन निकलवा दिया है, बिकॉज ये सिर्फ नफरत निकलती है इस न्यूज़ चैनल से। जिस बिल्डिंग में मैं रहती हूँ, वी आर द ओनली मुस्लिम फैमिली। पिछले 3 साल में पहली बार ये एहसास हो रहा है कि मैं इस बिल्डिंग में एक इकलौती मुसलमान हूँ। मैं अपने फैमिली के साथ रहती हूँ। तो मेरे ब्रदर जो है हाउसिंग सोसाइटी के सेक्रेटरी थे, तो बिल्डिंग का जब कलर करा रहे थे तो एक हल्का सा हरा सा पैच था कुछ, तो बिल्डिंग के लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि बिल्डिंग को पाकिस्तान बना रहे हैं ना। ये कोई मुस्लिम घेटो नहीं है, यहाँ पढ़े लिखे लोग रहते हैं, बड़ी बड़ी नौकरियों पे जाते हैं। ये वहाँ का हाल है, ये यहाँ का हाल है। ये मेरे छोटे भाई अक्रॉस द रोड जहाँ मैं बैठी हूँ, एक हाई राइज है, अपर मिडिल क्लास हाई राइज। 3 साल पहले उनको वहाँ से निकलना पड़ा बिकॉज उस बिल्डिंग में सिर्फ हिंदू, अपर क्लास हिंदू रहते थे। और हमारे जो घर के बच्चे थे वो शाम को कुरान पढ़ने के लिए लोकल मदरसे में जाते थे। तो बिल्डिंग को लोगों को उससे आपत्ति होने लगी कि बकरीद में आपके यहाँ कुर्बानी होती है, फिर रमज़ान में आपके बच्चे जो हैं मदरसे जाते हैं, नमाज पढ़ने जाते हैं। जो बिल्डर ने मेरे भाई को बुला के कहा कि देखो आप 10 लाख ज़्यादा ले लो, लेकिन प्लीज़ आप निकल जाओ। आज वो कहाँ रह रहा है? आज वो एक मुस्लिम लोकेलिटी में जाके रह रहा है, घर के थोड़ा दूर, जहाँ उस बिल्डिंग में 400 की लोकेलिटी, इसमें से 390 फैमिलीज मुसलमान हैं। ये 2023 का है। लोग मुझसे कहते हैं अपने बारे में, रिपोर्टर्स को अपने बारे में बात नहीं करना चाहिए। मैं कर रही हूँ बिकॉज अगर ये मेरा हाल है, एक अपर मिडिल क्लास फैमिली का हाल है, तो आप ये सोच सकते हैं कि इस वक्त जो मुसलमान जिसकी गिनती ही नहीं है उसके साथ क्या हो रहा है। जुनैद और नासिर जिनको हरियाणा में मारा गया, उनको क्यों मारा गया? क्योंकि उनके पास वो पैसे नहीं थे, वो इज्जत नहीं थी, वो उस तबके के नहीं थे। उनको मारना आसान था, उनको आप मार के उनको आपने इंसान भी नहीं समझा। ये जो हेट स्पीच जो मैं कवर कर रही थी उसका कॉन्सिक्वेंस ये लिंचिंग थी।
ये हरियाणा में हुआ है। और आप आज जब मैं बैठी हूँ यहाँ, फॉरेन मिनिस्टर्स आए हुए हैं दुनिया के, और आप विश्व गुरु बन के उनको मिल रहे हैं। किस तरह का विश्व गुरु, ऐसा किस तरह का विश्व गुरु? अगर मैं सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ इतनी चीज़ बस जानना चाहती हूँ, वो इंटरव्यू देते नहीं है, वरना अगर इंटरव्यू देते तो ये सवाल मैं खुद उनसे पूछती एज ए जर्नलिस्ट। मैं सिर्फ उनसे एक सवाल जानना चाहती हूँ मोदी जी, कि आप सोशल मीडिया savvy हैं, आपको ट्वीट करना बखूबी आता है, आपको लोगों से इंगेज करना आता है, आप लोगों की जबान जानते हैं, आप एक ऑडियंस से इंगेज करना आता है आपको। कितना मुश्किल है इस ऑडियंस से ये कहना कि नफरत इस कंट्री में एक्सेप्टेबल नहीं है, कि गोडसे की जबान इस कंट्री में बोलना एक्सेप्टेबल नहीं है, कि ये कंट्री डेमोक्रेटिक सेक्युलर रिपब्लिक है और मैं किसी भी धर्म के साथ, किसी भी कास्ट के साथ नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं करूंगा। आप नाम भी मत लीजिए, आप केस के बारे में भी बात मत कीजिए, आप बस इतना कह दीजिए। क्या आप कहेंगे? आप नहीं कहेंगे, आप नहीं कहेंगे। इसीलिए हरियाणा में 2 मुसलमान आदमी, उनको गौ हत्या के इल्जाम में उनको लिंच कर दिया गया, उनको पुलिस स्टेशन ले गया, जहां से पुलिस वालों ने उनको नकार दिया। ये कॉरिडोर्स ऑफ जस्टिस से उनको नकार दिया गया और रास्ते में उनका दम घुट गया। ये मौत किसके ऊपर है? फिर लोग कहेंगे कि आप लोगों को गुस्सा क्यों आता है? ये हाल इस वक्त मुसलमान का है, ये हाल इस वक्त दलितों का है, ये हाल इस वक्त क्रिश्चियन मिशनरीज का है। और क्रिश्चियंस जो हैं, जिनको आप मिशनरी बोल के और जिनको कह रहे हैं कि आप वो रिलीजियस कन्वर्जन करा रहे हैं। ग्राहम स्टेन्स को क्या हम भूल गए हैं? ग्राहम स्टेन्स को और उनके 2 बच्चों को गाड़ी में जिंदा जला दिया गया था। क्या वो हादसा आज नहीं हो सकता है? कल रात को बुक फेयर में, जहां मैं बैठी, मुझे आज खबर मिली, कल रात को बुक फेयर में लोग जय श्री राम के नारे लेके चले गए। ये कौन सा हिंदुस्तान चाहते हैं आप? आपको क्या लगता है कि आप मुसलमान, दलित, आदिवासी, क्रिश्चियन, जर्नलिस्ट, क्रिटिक सबको हटा देंगे? ये इस पर चुप हो जाएंगे? कल इनका टारगेट होंगे आप। ये हमारे तक देखिए, आप फाशिज्म को ये समझिए, फाशिज्म कंप्लीट सबसर्वियंस चाहता है, कंप्लीट। ये ग्रे एरियाज में नहीं रहता, ये ब्लैक है या व्हाइट है। फाशिज्म जो हम देख रहे हैं ना हमारे आसपास, हेट स्पीचेस, मास मीडिया, जहां पे मैं टीवी खोलने से मैं ट्रिगर होती हूँ, घबराती हूँ कि कहीं कोई कुछ और ना बोल दे, कहीं कोई कुछ ऐसा ना बोल दे कि मुझे घबराहट होने लगे, कहीं कोई कुछ ऐसा ना बोल दे कि मेरा जो नेबर सुन रहा है वो और मेरे खिलाफ कुछ और घटिया चीजें सोचे। जब मैं रिलीफ वर्क कर रही थी कोविड में, और सब जानते हैं, बिल्डिंग में जब सामान लेके आई थी, जब मैं पहली वो इंसान थी जो इस बिल्डिंग में, इस सोसाइटी में कोविड लेके आई हूँ, बिकॉज मैं रोज झोपड़पट्टियों में, स्लम्स में, चौल में रिलीफ वर्क कर रही थी, जिसकी वजह से मुझे स्पाइन सर्जरी करनी पड़ी है, जिसकी वजह से ही कल जो मेरा प्रोसीजर है वो हो रहा है। जब मुझे कोविड हुआ तो हमें बिल्डिंग को, सोसाइटी को बताना पड़ता है, तो किसी ने रिमार्क किया सोसाइटी व्हाट्सएप ग्रुप के कि हमको तो पता था कि पहला कोविड मदरसे से आएगा। मैं कह रही हूँ, एक हाउसिंग अपर मिडिल क्लास सोसाइटी की बात कर रही हूँ मैं। तो जब ये टेलीविजन पे कुछ प्ले होता है ना, मुझे घबराहट होती है कि क्या मेरा नेबर ये देख के कुछ और ऐसा करेगा जिससे मुझे और तकलीफ होगी? क्या मेरे बच्चे जो घर में, जो मेरे भतीजे भांजी जब नीचे खेलने जाते हैं, क्या उनसे भी दुर्व्यवहार किया जाएगा क्योंकि वो हमारी फैमिली के हैं? तो फाशिज्म के बारे में ज़्यादा नहीं जानती हूँ मैं, इतना जानती हूँ कि जो नफरत आप देख रहे हैं उसको फाशिज्म कहते हैं, कि जो अदरिंग जो देख रहे हैं उसको फाशिज्म कहते हैं, जो जर्नलिस्ट को शांत किया जा रहा है उसको फाशिज्म कहते हैं। पहले जब मैं कोई रिपोर्ट लिखती थी ना, जब ग्राउंड रिपोर्ट लिख के आती थी और पब्लिश करती थी तो खुशी मिलती थी। अब जब मैं रिपोर्ट लिख के छापती हूँ ना, डर लगा रहता है कि इसका बैकलैश क्या होगा, इसके बाद कौन सा केस आएगा मेरे ऊपर, इसके बाद कौन सा ट्विटर ट्रेंड होगा मेरे ऊपर। फिर भी हम कर रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि, कभी कभार लगता है कि सब छोड़ दो, खत्म हो गया, आपको जितना करना था कर दिया, मैं 15 साल से कर रही हूँ, मुझे हो गया। लेकिन फिर लगता है कि एक जिम्मेदारी हिस्ट्री ने शायद आपके कंधों पर डाली है, और कल को जब आप नहीं रहेंगे और जब हिस्ट्री लिखी जाएगी तो हिस्ट्री आपसे सवाल पूछेगी, आपकी फ्यूचर जनरेशन आपसे सवाल पूछेगी कि आपके पास वो आवाज़ थी, मेरे पास एक पब्लिक वॉइस है, मेरे लिए इस वक्त पीछे मुड़ना या इस बारे में बात करना बंद कर देना, या मेरी सहाफत को, मेरे जर्नलिज्म को बंद करना का प्रिविलेज मेरे पास नहीं है इस वक्त। काश होता, क्योंकि मैं भी थोड़ा नॉर्मल सी चाहती हूँ अपनी ज़िंदगी में। मैं भी चाहती हूँ कल सर्जरी के बाद मुझे कुछ दिनों का, एक हफ्ते 10 दिन का मुझे आराम मिले, बिना सोचे कि मुझे अब इस केस में या उस केस में
अपीयर होना है। बम्बई में जब मैं आई हूँ, मैं हिंदुस्तान जब आई हूँ अमेरिका से जनवरी में पहले हफ्ते में, तो फ़ौरन मैं कोर्ट में अपीयर हुई बिकॉज ताकि वारंट ना निकल जाए। बम्बई का एक केस है सनातन संस्था, जिनके ऊपर मैंने एक इन्वेस्टिगेशन किया था 2009 में। उनका जो रोल था गोवा ब्लास्ट में, जो पुलिस की चार्जशीट थी, मैंने कुछ रिपोर्ट नहीं किया है। उन्होंने मेरे खिलाफ क्रिमिनल डेफेमेशन का केस किया है और मैं जो एक्यूज नंबर 2 हूँ। मेरे ऊपर इल्ज़ाम है कि मैं मुसलमान हूँ और मैंने 2008 में अजमल आमिर कसाब के लॉयर का इंटरव्यू किया था, जिसको दुनिया के हर इंसान ने इंटरव्यू किया, जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ली हैं। अब आप बताएं कि इस केस का मैं क्या जवाब दूं। तो अब तो मैं जब लिखती हूँ ना, तो डर लगा रहता है कि अच्छा मैंने एक एक चीज जब मैं फैक्ट चेक करती हूँ तो घबराहट होती है। और ये अगर मेरी घबराहट है, और मुझे लगता है कि भले ही मेरा प्रिविलेज है, लेकिन उस प्रिविलेज का एक फ्लिप साइड ये है कि जब प्रिविलेज लोग जब ज़्यादा बोलते हैं तो उन पर ज़्यादा बड़े किस्म का अटैक होता है। 3 दिन तक लाइव टेलीविजन डिबेट में मेरे ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का जब केस हुआ, 3 full days there was a television debate about that. There was a media lynching of me and my family. So जब थोड़ा बहुत जो मेरा प्रिविलेज है उसके साथ ये भी साथ में आता है, लेकिन फिर भी मुझे ये पता है कि जब मेरा इमेज एक पॉर्न वीडियो पे मॉर्फ किया गया था 2018 में, और जब यूएन ने इंडियन गवर्नमेंट को लिखा था, पहली बार हिंदुस्तान की हिस्ट्री में 6 UN स्पेशल रिपोर्ट थी, रोट टू द इंडियन गवर्नमेंट फॉर सिंगुलर केस। मुझे ये पता है कि अगर किसी गांव की कोई पत्रकार होती, या किसी पिछड़े इलाके में कोई पत्रकार होती, या किसी दलित वर्ग की होती, और अगर उसके साथ ऐसा कुछ होता तो शायद उसको ये सॉलिडारिटी नहीं मिलती। और मुझे इसलिए मिल रही है क्योंकि मेरे एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, एक क्लाउड है, मुझे लोग जानते हैं जिनको मैं जानती हूँ। इसीलिए शायद मेरे ऊपर ये बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि जब दूसरों के साथ कुछ हो रहा है तो मैं अपने इस प्रिविलेज का इस्तेमाल करके उनको इंसाफ दिलाऊं। एक कभी कभार लगता है कि नहीं करना चाहिए, मेरा मैंडेट नहीं है, मैं जर्नलिस्ट हूँ, मुझे नहीं करना है, लेकिन फिर भी आप अपने आप को कितना रोकेंगे। और जिस जमाने में आप रह रहे हैं, जहाँ सोशल मीडिया से केसेस बनते और बिगड़ते हैं, जहां सोशल मीडिया से आप जस्टिस की गुहार करते हैं, ऐसे वक्त पे चुप रहना, मुझे लगता है कि जब इतिहास लिखा जाएगा तो आपकी चुप्पी को माफ नहीं किया जाएगा। तो वक्त है कि हम चुप ना रहें। हम अगर किसी के साथ नाइंसाफी हो रही है तो उस नाइंसाफी के खिलाफ बोले, हम ट्वीट करें, हम किसी लोगों की सॉलिडारिटी में खड़े रहें। ये वक्त जस्टिस का है, सोशल जस्टिस का। ये वक्त हर इंसान को उसके इक्वल हुकूक जो कहते हैं वो है। ये वक्त लोगों के साथ, एक दूसरे के साथ खड़े होने का है। इससे ज़्यादा पता नहीं कि मैं आपको क्या कह सकती हूँ, लेकिन काश मैं आज होती है आप लोगों के साथ, और मैं ज़्यादा देर तक बैठ नहीं पाऊंगी क्योंकि मुझे बस अभी कुछ देर के लिए बात हॉस्पिटल के लिए निकलना है। मुझे सुबह मेरा सर्जरी है। बट मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि हम सब अच्छे दिन देखेंगे। उम्मीद है कि हम ऐसे दिन देखेंगे जहां हम नफरत के साथ नहीं उठे, हम मोहब्बत के साथ उठें। हम एक सेकुलर इंडिया की बात करें, हम एक डेमोक्रेसी की बात करें। मुल्क दुनिया हमारी तरफ देख रही है। हमारे पर एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम वी डोंट लेट द वर्ल्ड डाउन। So thank you so much for listening to me, and hopefully next time I'll come and see Calcutta personally and each one of you personally. So thank you so much for listening to me. Khuda Hafiz.